नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। भारतीय सैन्य इतिहास में जब भी करगिल युद्ध का जिक्र आता है तो वो सिर्फ पूरे भारत के लिए गौरव का पल नहीं होता है, बल्कि पूरे विश्व के लिए युद्ध कौशल का सबसे बेहतरीन उदाहरण भी है। और करगिल विजय दिवस के मौके पर हम बात कर रहे हैं सेना अध्यक्ष, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक सर से, और उनसे आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि वो जो दौर था जिसने एक नया इतिहास रचा, पाकिस्तान को सबक सिखाया, इसके साथ ही पूरी दुनिया को बताया कि युद्ध कौशल कैसा होना चाहिए। मलिक सर, बहुत स्वागत है आपका भारत तक पर। जय हिंद और धन्यवाद। सर, पहला सवाल मैं पूछूंगा आपसे। हमें चूंकि कारगिल युद्ध की कहानियां देश को पता है, लेकिन मैं शुरू करूंगा वहां से। जब आप दौरे के लिए जाते हैं, आपके पास इंटेलिजेंस आती है सेना के पास कि घुसपैठ हो रहा है, और आप जाते हैं दौरे पर, खबर मिलती है, क्या एक्शन इनिशिएट करते हैं आप अपने लेवल पर सर? पहले देखिए, सबसे पहले तो हमको इंटेलिजेंस चाहिए होता है जी। अपना प्लान बनाने से पहले। तो उस इंटेलिजेंस में काफ़ी कमियां थी। हमको ये नहीं मालूम था कि ये लोग जो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, ये लोग जिहादी हैं, टेररिस्ट हैं या पाकिस्तानी फ़ौज के हैं जी। तो सबसे पहले तो हमको ये पता लगाना होता है कि ये कौन लोग हैं और क्या उनकी ट्रेनिंग है, क्या हथियार होंगे उनके पास। दूसरा, हमको ये भी पता करना होता है कि वो कहाँ कहाँ पर बैठे हैं, ताकि हम उनको वहाँ पर अटैक करके उनको निकालें। और तीसरा, मैं ये बोलूँगा कि वहाँ की जो ऑल्टीट्यूड थी और हाइट जो थी, तो आबो हवा वहाँ पर आपको मालूम है कि काफ़ी अलग है। तो उन चीज़ों को देखकर अपनी लॉजिस्टिक्स को जो है उनको तैयार करना पड़ता है, ताकि हम जो भी लड़ाई में जा रहे हैं उनको हम सपोर्ट करें। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और तो जैसा आपने पूछा, तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहला काम तो हमारा यही था कि इंटेलिजेंस को गैदर करना जितनी भी हो सकती है, ताकि हम अपना प्लान बना सकें। तो सर, जब आप लोगों को पूरी जानकारी हासिल हुई कि एक तरीके से पूरे पाकिस्तानी फ़ौज ही है वो जो यहाँ तक आ गई है, आपको जब मालूम चला होगा कि बिल्कुल ऊंची चोटियों पर वो घुसपैठ करके आ चुके हैं, तो क्या भावनाएं आ रही थी मन में? कि यकीनन तौर पर आप पूरे देश का उस वक्त प्रतिनिधित्व कर रहे थे सैन्य शक्ति के साथ, तो उस जो यकीन है, जो वो हिम्मत है, उसमें तो कोई कमी नहीं रही होगी। लेकिन बिल्कुल ऊंची चोटियों पर बैठ जाना दुश्मन का आकर, क्योंकि तकनीक और युद्ध जिस तरीके से उसका मेल जोल करके युद्ध लड़ा जाता है, तो उसको कैसे टैकल करने का आप लोग सोच रहे थे? जब मालूम चला कि वहां बैठे हुए हैं, तो क्या किस तरीके की प्लानिंग आपने शुरू करवाई? देखिए, जब हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई, समझ आई, तो प्लान बनाने के वक़्त हमने आपस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने इकट्ठे मिल के काम किया जी। और आपको तो मालूम है कि जब लड़ाई होती है तो सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से नहीं करती, पूरा देश करता है। और हमको जो डायरेक्शन होती हैं वो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी से मिलती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हेड होते हैं। तो जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल गई और अपना हमने एक आउटलाइन प्लान बनाया, तो सबसे पहले हमने कैबिनेट को ब्रीफिंग की, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी को। उनको बोला कि इस लड़ाई में उनकी फ़ौज, हमको ये था कि उनकी फ़ौज लड़ रही है, और मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ घुसपैठिए जो हैं ये टेररिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगते हैं। और उनको ये भी बताया कि हमको तीनों सेनाओं को मिलकर काम करना पड़ेगा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। उस वक़्त समय तक उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी एयरफोर्स या नेवी के लिए, उन्होंने सिर्फ आर्मी के लिए ही बोला था, और आर्मी ही लड़ रही थी ज़्यादा। लेकिन उनको जब हमने बताया, समझाया और उनको, तो उन्होंने तीनों फ़ौजों को इकट्ठा
लड़ाई करने की और प्लान बना के चलने की इजाज़त भी दी। और वो 23 मई उसके बाद में जो है हमने अपने प्लान बनाए, जिसमें आर्मी के भी प्लान थे अपने। मैंने एक और डिवीज़न कश्मीर से वहाँ पर लेके गया वहाँ पर, और एयरफोर्स ने भी अपने प्लान बनाए और नेवी ने भी अपने प्लान बनाए। उन्होंने अपने कई जहाज़ जो हैं उनके वो बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी में, तो हम तीनों ने मिलकर अपनी जॉइंट मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाई। और दूसरा मैं ये भी बोलूँगा कि जो जवान वहाँ पर लड़ रहे थे उस वक़्त काफ़ी कैजुअल्टीज़ हमारी हो चुकी थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी। तो उनको मैंने ये भी बोला कि जल्दी नहीं करो और आप संभल के पूरी तैयारी के बाद में फिर जाओ, लड़ाई जो करनी है, जहाँ अटैक करने हैं, तो जल्दबाजी किसी की ज़रूरत नहीं है। और जब आपके पास पूरे सामान, साजो सामान जब है, आर्टिलरी है या बाकी चीज़ें जब आपके पास होती हैं और आपको यकीन है और आपका प्लान अच्छा बनता है, तब जाओ और लड़ाई करो। तो वो जो हरकत है हमारी, मैं ये कहूँगा कि 24-25 मई के बाद में शुरू हुई तीनों सेनाओं की। जी सर, तो सवाल एक ये भी है कि उस वक्त इस घुसपैठ से ठीक पहले की बात करें तो सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन बतौर सैन्य अध्यक्ष उस वक्त मुझे यकीन है, क्योंकि आपके मन में शक तो रहा होगा कि ये इतना अच्छा हो नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के नेचर से उस वक्त तो मुझे लगता है कि सबको ही वाकिफ थे, और बतौर सैन्य अध्यक्ष तो आपको ज़्यादा जानकारी रहती होगी चीज़ों की। नहीं, आपकी बात सही है। आपको तो याद होगा कि कुछ महीने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था। हमारे प्रधानमंत्री लाहौर गए थे और वहाँ पर एक डिक्लेरेशन साइन करके आए थे। और उस डिक्लेरेशन में दोनों ने साइन किए थे और कहा था कि हम एक दूसरे के ऊपर युद्ध नहीं करेंगे, और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम बातचीत से रिजॉल्व करेंगे। सो ऐसा मानना था सब जगह के ऊपर कि लड़ाई नहीं होगी, और पाकिस्तान भी यही दिखा रहा था कि, लेकिन जो उनकी हरकतें थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, वो हमको शक से देखने मुझे लगता था कि ये जो है वो कार्रवाई उनकी उस मुताबिक नहीं है जैसा कि उनके प्रधानमंत्री ने बोला है जी। और यही बात हमको बाद में इंटेलिजेंस वालों को भी बिलीव नहीं हुआ जी। उन्होंने भी आखिर तक यही बोला कि ये घुसपैठिए हैं, पाकिस्तान आर्मी नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री को भी पूरा यकीन नहीं आया जब हमने बताया कि नहीं ये पाकिस्तान आर्मी के हैं। तो क्योंकि वो लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था और हालात ऐसे थे कि मैं बोलूँगा कि हमारे देश के नेताओं को और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, बाकी सबको शक हुआ कि ये लड़ाई क्यों है, कैसे है। तो उतनी जो तैयारी में थोड़ी सी जो है वो ढील एक किस्म की पड़ी, लेकिन 24 तारीख के बाद में फिर ऐसी कोई ढील नहीं थी। ठीक है सर, तो हम उस पक्ष पर जाएंगे जब प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात होती है और ब्रीफिंग्स होती हैं, लेकिन पहले हम वहाँ सीमा की बात कर लेते हैं। तो जब वहाँ पर एक तरीके से तय हो गया कि अब तो हमें जाना है बिल्कुल और वहाँ जो लड़ना है, तो आपने अपने जो अधिकारी हैं उनको पहला संदेश क्या दिया था कि क्या करना है उनको जाके, क्योंकि बतौर सैन्य अध्यक्ष यकीनन आपने उनको अपना एक संबोधन या एक ब्रीफिंग दी होगी उनको कि क्या उनको डूज और डू नॉट्स का क्या ख्याल रखना है। देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि हमको हमारे पास इंटेलिजेंस काफ़ी नहीं था जी। तो सबसे पहले तो हमको अपना इंटेलिजेंस जो इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पर वो लेनी थी। तो उनको मैंने अपने कमांडर्स को आते ही मैंने पहला हुक्म यही दिया कि मुझे उनकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि ये कौन है। और मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल घुसपैठिए हैं जो कश्मीर में आते रहते थे, कि मुझे लगता है कि ये लोग अलग है, क्योंकि नॉर्मल घुसपैठिया जो है वो वॉर करके फिर भाग जाता है, लेकिन ये लोग आके बैठ गए थे जी। तो मुझे शुरू से ही ये शक था
कि ये नॉर्मल घुसपैठिए नहीं है, ये पाकिस्तान की फ़ौज के हैं जी। सो कुछ ही दिनों में वो इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास आनी शुरू हुई, तो जब मैंने ब्रीफिंग की प्राइम मिनिस्टर को और उनके साथियों को, तो उनको मैंने यही बोला, मैंने कहा कि हम पूरी कन्वेंशनल वॉर की तरह लड़ाई करके जाएंगे, क्योंकि मुझे अभी ये पूरा यकीन है कि ये लोग पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं और हमको पूरी तरीके से लड़ाई करनी पड़ेगी। जब वो फैसला कर लिया और उन्होंने भी हुक्म दिया कि ठीक है, इनको यहाँ से भगाओ, निकालो यहाँ से और अपना जो एरिया है उसको खाली कराओ, और उन्होंने ये भी बोला था कि परली तरफ नहीं जाना, लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना। उसके बाद जो मेरा मैसेज था अपनी फ़ौज के लिए, जहाँ पर भी मैं गया लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो उस वक़्त मेरा मैसेज काफ़ी क्लियर था कि उनको मैंने ये बोला कि ये लड़ाई जो है ये पाकिस्तान ने शुरू की है, लेकिन लड़ाई ख़त्म होगी, हमारी लास्ट गोली हमारी चलेगी। पहले गोली उन्होंने चलाई है, पर लास्ट गोली हमारी चलेगी, और जो ये लड़ाई है ये हमारी इंटेंशन के साथ में ख़त्म होगी कि जो हम चाहते हैं, जो हम चाहेंगे वैसे तब लड़ाई ख़त्म होगी। अच्छा, तो सर चूंकि प्रधानमंत्री का जिक्र किया आपने उनको ब्रीफिंग दी, मंजूरी मिली, तो उस वक्त क्या वो आपसे ये बात, चूंकि वो लाहौर होकर आए हुए थे, उनके मन में डाउट्स आपको दिखे, वो आपको कह रहे थे कि देखो मतलब क्या इस तरीके से रहा होगा, जो मैं मतलब उसको सोच सकता हूं अपनी कल्पनाओं में, कि आपसे बार बार वो कह रहे होंगे या आपसे ये कह रहे होंगे कि देखो सोच समझ कर कहना, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान सीधे तौर पर अगर हम उसके फौज को मान के चल रहे हैं तो वो फिर युद्ध की तरफ हम बढ़ जाएंगे और जितना किया कराया है इसके पहले तक का वो सब शून्य हो जाएगा। देखिए, इसीलिए मैं ऐसा उनके मन में डाउट ज़रूर रहा होगा, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि यहाँ से उनको खाली कराओ और जो अपना एरिया है उसमें से हटा दो इनको। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करना या इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना। तो इसका मतलब है कि उनके मन में शक था। और दूसरी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि चाहे हमने पूरी तरीके से लड़ाई शुरू कर दी थी 24 तारीख के बाद में, लेकिन मिडल ऑफ जून तक, अगले महीने के मिडल तक तब भी उनको थोड़ा सा शक था, और उन्होंने एक अपना नुमाइंदा पाकिस्तान में भेजा, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के साथ में बात करने के लिए कि ये क्या हो रहा है, कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है जी। तो जो उन्होंने आदमी अपना नुमाइंदा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को भेजा और उनको ये मैसेज दिया, तो इसका मतलब ये है कि उनके भी मन में काफ़ी शक रहा होगा। अच्छा सर, बार बार चूंकि LOC का जिक्र आ जा रहा था, ये मैं बाद में पूछने वाला था, लेकिन अभी मैं ही पूछ लेता हूँ। बतौर भारतीय मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपके जितना मजबूत सैन्य अध्यक्ष और उसका नेतृत्व रहा उस वक्त, मन में आपके तो आता होगा कि दिस इज द राइट टाइम कि POK तक हमारे हाथ में आ जाएगा। देखिए, ऐसी जब लड़ाई होती है तो उसका शुरू तो हम लोग सब समझते हैं कि कैसे है, बिल्कुल, पर उसको अंत जब हम सोचते हैं कि इसका लड़ाई का अंत क्या होगा, तो उस वक्त हमको काफ़ी स्ट्रैटेजी जो है बनाने के लिए सोच, कई ऑप्शन होती हैं, कई कि लड़ाई किस तरीके से चली जाएगी, इधर भी जा सकती है, उस तरफ भी जा सकती है। तो जो हमको प्लान बनाने पड़ते हैं, तो उस वक्त हमको कई कंटिजेंसीज का सोच के उसका प्लान बनाना पड़ता है जी। तो शुरू से ही हमने ये जो प्लान बनाया था अपना, कि इनको खदेड़ के बाहर निकालना है, लेकिन अगर यहाँ पर हम पूरी तरीके से उनको खदेड़ नहीं सके तो हमको परली तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, तो वो ऑफेंसिव भी हमने तैयार शुरू से ही करना, आप लोगों के पास प्लान भी तैयार प्लान थे वो, और उसके बारे में मेरी बातचीत भी हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ में। और बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने जब एक दो बार बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि मैंने फ़ौजों को हुक्म दिया है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं करेंगे, तो उनको बल्कि मैंने जाके बोला, आप जब हमारी मीटिंग हुई, मैंने कहा कि सर आप ये बात मत कहिए दोबारा। तो उन्होंने बोला क्यों, क्या बात है? तो मैंने उनको बोला कि अगर हम यहाँ से उनको खदेड़ नहीं सके तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय परली तरफ जाने का जी। और मेरी फ़ौजें उसके लिए तैयार हैं। तो जब मैं आपके पास आऊँगा कि मुझे तो जाना है, फिर आपका क्या जवाब होगा?
तो प्रधानमंत्री उस वक्त तो चुप रहे, कुछ नहीं बोला। जी। लेकिन शाम को उन्होंने हाँ। अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र श्री ब्रजेश मिश्रा को जी। एक टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू में भेजा। हाँ। तो उन्होंने टीवी चैनल के ऊपर बताया कि हाँ, ये सही बात है कि हमने फ़ौजों को बोला है कि पल्ली तरफ नहीं जाना है, हाँ। क्रॉस करके पल्ली तरफ नहीं जाना है। हाँ। लेकिन वो आज के लिए है। हाँ। हमको कल के बारे में पता नहीं कि क्या होगा। जी। सो उनके भी मन में था और मेरे भी, हमारी भी तैयारी थी कि अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम पहली तरफ जाएंगे। लेकिन एक फैक्टर ये था कि उनकी जो जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन वो ज़्यादा समझते हैं, और दूसरा न्यूक्लियर फैक्टर भी था। हम 1 साल पहले हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो वो दुनिया भर में जो थे काफ़ी इसमें तहलका सा था कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। इंडिया देखो ना, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो इन सब चीज़ों को किए हुए हमने बड़ी सब्र के साथ में, मैं बोलूँगा, उन्होंने जो हुक्म दिए हमने भी उनका पालन किया। कि पहला काम हमने किया कि उनको खदेड़ते हैं, और अगर वो नहीं होता तो हमको पहली तरफ जाना पड़ता। तो सर लेकिन मैं फिर से वो पूछूंगा, आपके मन में था ऐसा कि क्या, मतलब जैसे कि आज भी ये सवाल हमेशा उठता है कि और देश के सैन्य अध्यक्ष जो भी रहे हों वो हमेशा ही बात कहते हैं कि देखो सेना तो तैयार है, डिसीजन वहां से होना है, फैसला होना है, और फैसले के बाद सेना को जो आदेश आ जाएगा वो कर लेगी। वो सही बात है। तो हमारी पूरी तैयारी थी, और मैं आपको इतना अभी भी कह सकता हूँ कि हमारी सेना को मैंने ही हुक्म दिया था कि मैं आपको 6 दिन दूंगा, 6 दिन का टाइम दूंगा, और 6 दिन के बाद में मैं आपको परी तरफ भेजना चाहता हूँ। ओहो, तो इतनी तैयारी हमारी थी, तभी मैं ऐसा और उस सिनेरियो में, मतलब चूंकि एडवांस प्लानिंग ही सेना का सबसे अहम हिस्सा होता है, तो अगर जैसे कि वो 6 दिन बाद वाला प्लान था कि आपको जाना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ी, हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मन में तो ये भी रहा होगा कि हम जाते हैं, चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं, तो फिर उस पूरे इलाके को डोमिनेट भी करना पड़ेगा। यकीनन हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, हम तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में तो फिर वहाँ तो हम जब तक डोमिनेट नहीं करेंगे तब तक तो वो पूरी प्लानिंग होती है ना जी। मैं उस डिटेल में नहीं जाना मांगता हूँ, लेकिन जब हम ऐसी कंटिजेंसी के बारे में सोचते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं, तो वो अंत तक हम करते हैं। बिल्कुल। तो ये नहीं कि आधी करते हैं, हम लोग पूरी अंत तक करते हैं कि आखिर में जाके हम जब कब्जा करेंगे तो क्या करेंगे, वो सब हमारी प्लानिंग में आता है, और उसके लिए तैयारी पूरी होती है। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ दर्शकों को मैं ये जरूर अंडरलाइन कर दूं कि देखिए तैयारी बहुत पहले से है, और जिस दिन भी राजनीतिक रूप से भी वो आदेश होगा तो देश की सेना बहुत सक्षम है, आसानी से उन टारगेट्स को हासिल कर लेगी जो उन्हें लक्ष्य दिया जाएगा, और पहले भी सेनाएं हासिल करती रही हैं देश की। सर, चूंकि इस दौरान लगातार अटल बिहारी वाजपेयी से आप ज़्यादा लगातार आपकी बातचीत हो रही होगी क्योंकि तमाम चीज़ें चल रही थी, बतौर नेता या बतौर व्यक्तित्व अगर मैं पूछूं तो आप से उनके विचारों के टकराव होते थे, आपको कैसे लगे वो बतौर व्यक्तित्व? देखिए, वो प्रधानमंत्री एक बड़े शांत स्वभाव के जी नेता थे, और हमारी सिर्फ एक दफ़ा नहीं, कई बार तो एक दिन में 2-3 बार भी हमारी मुलाकात होती थी। तो वो बड़े शांति के साथ में हमारी बातें सुनते थे और समझते भी थे, और जब हमको कोई चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हम उनको कहते थे और वो उसका बंदोबस्त कराते थे, जिसको भी कहना हो। और जब उनको थोड़ा सा शक होता तो वो पूछते थे कि क्यों, कि आप क्यों बोल रहे हो, आपकी नहीं क्या है। और जब समझ आती थी तो जैसे मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया है, तो बहुत अच्छी सपोर्ट थी, एक बहुत अच्छा हमारा तालमेल था। और मैं अभी भी यही बोलूँगा कि जो हमने लड़ाई जीती है तो वो सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेनाओं के नहीं, लेकिन पूरे के पूरे देश का जो नेतृत्व था जी, जो प्रधानमंत्री करते हैं, फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, होम के हैं, तो उन सब चीज़ों को मिला के ही हमारी इस तरीके से वो विजय हमको मिली है। बिल्कुल। अच्छा सर, अमेरिका से भी उस दौरान फ़ोन आया, अमेरिका की तरफ से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था,
उस दबाव को लेकर कभी प्रधानमंत्री ने आपके सामने अपनी कोई चिंता जाहिर की और आपने क्या? नहीं, उन्होंने अमेरिका ने सबसे पहले तो ये दबाव डाला कि नवाज शरीफ वहाँ पर आ रहे हैं, आप भी आइए वहाँ पर बातचीत करने के लिए। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने खुद बोला हमारे प्रधानमंत्री को। तो ये बात प्रधानमंत्री ने हमको बोली एक मीटिंग में कि ऐसे ऐसे उन्होंने मैसेज दिया, पर हम सब ने बोला कि आप नहीं जाना। और उन्होंने भी बोला कि हाँ मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो मतलब जो अपनी तरफ से अमेरिकन दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, तो हमको अपना क्वाइट क्लियर था कि हम इस दबाव में नहीं आएंगे। और उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि श्रेय जो है हमारी गवर्नमेंट को जाता है, खासकर उनके नेतृत्व में। बिल्कुल। और बाद में भी जो बातचीत हुई है अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ में, तो उसमें हमने कोई किसी चीज़ का दबाव बिल्कुल नहीं देखा। और अपनी ही नीति थी, हमारी इंडिपेंडेंट नीति थी, उसी के मुताबिक चले। ये था कि जब हमने तकरीबन सारा एरिया अपना कैप्चर किया था, तो उस वक़्त उनके प्रधानमंत्री ने बोला, नवाज शरीफ ने बोला कि हमारी सेना जहाँ यहाँ पर है उनको हटने दो। तो उसके बारे में मेरी और प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत हुई थी। तो उन्होंने ही बोला कि अभी इलेक्शन भी होने हैं, हमारी कैजुअल्टीज़ भी उनकी भी हो गई हैं, हमारे भी हैं। तो बातचीत के बाद में फिर वो उन्होंने फैसला किया कि ठीक है जाने दो। लेकिन उनके जाने के बाद में भी 2-3 जगह के ऊपर 3 जगह से वो लोग हटे नहीं। तो मैंने उनको फिर बोला, मैंने कहा कि सर यहाँ तो अटैक करना पड़ेगा दोबारा। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ करो। तो हमने अटैक किया और उनको दोबारा हमने कैप्चर किया। अच्छा सर, तो अच्छा तालमेल था। और मैं यही बोलूँगा कि पॉलिटिकल और मिलिट्री का जो तालमेल जैसे एक लड़ाई में होना चाहिए वो हमको मिला। अच्छा, तो सर अब हम बैटलफील्ड की तरफ चलेंगे। उससे पहले मैं पूछूंगा आपसे कि जब आप के सामने कारगिल युद्ध का जिक्र होता है, सबसे पहले तस्वीर आपके दिमाग में क्या बनती है सर? देखो, एक तो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि उस एरिया में लड़ाई की बहुत कठिनाइयाँ थी। उसमें ना सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर, माउंटेन के ऊपर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जहाँ पर वैसे भी वहाँ पर चलना फिरना मुश्किल होता है। और दूसरी बात थी हमारे हथियारों में कमी थी। और तीसरी बात थी हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं था, पहले खासकर पहले नहीं था। तो बड़ी कठिनाइयाँ थी। और उन कठिनाइयों को सामना करके जो हमारे जवानों ने जो जीत हासिल की है, तो आप कह रहे हैं कि आपके मन में पहले क्या आता है? मेरे मन में अपने जूनियर लीडर्स आते हैं सामने और उनके जो जवान हैं जो उनके हुक्म का पालन कर रहे थे। असल में लड़ाई जो है, मैदान जो है, उन्होंने, चाहे हमारी प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, वो तो उन्होंने ही किया। बिल्कुल। तो जब आप इसके बारे में बात करेंगे तो हमेशा कभी भी हमको नहीं भूलना चाहिए जो हमारे जवान या अफसर शहीद हुए हैं और जिन्होंने इतनी बहादुरी के साथ में वो लड़ाई लड़ी। बिल्कुल। और सर हम देखते हैं कि 99 के युद्ध में जिस तरीके का युद्ध कौशल दिखाया गया और जिस तरह की जाबाजी दिखाई गई, परमवीर चक्र इतने लोगों ने हासिल किया अपना सर्वोच्च बलिदान देके। और आप जब अपनी मतलब आप उस वक्त आप नेतृत्व कर रहे थे और जब आप अपनी पूरी फौज को देखते होंगे तो आपका सीना तो बहुत चौड़ा हो जाता होगा। ऐसे ऐसे लोग आपकी हिस्से में कि 19 साल की उम्र में योगेंद्र यादव ने जबरदस्त कौशल दिखाया, विक्रम बत्रा की कहानी कोई भूल नहीं सकता है। और ऐसे ही असंख्य चेहरे जिन्होंने छोटे छोटे मोर्चों पर बहुत ही दिलेरी के साथ लड़ाई लड़ी। कभी ना कभी इनके परिवारजनों से भी आपका आमना सामना रहा होगा। हाँ, पहले उस वक़्त भी था और बाद में भी रहा है। अभी भी मेरा उनके साथ में बातचीत हमारी होती रहती है बीच बीच में। लेकिन अगर आप जब पूछ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जितना गर्व मुझे है जी सर,
अपने सिपाहियों के ऊपर या अपने अफसरों के ऊपर शायद ही कोई किसी को उतना होगा। बहुत गर्व है मुझे उन लोगों के बहादुरी के ऊपर। मैं हर 6 दिन के बाद में वहाँ पर जाता था, जगह जगह के ऊपर जहाँ लड़ाई लड़ी थी, तो वहाँ पर लोगों से बातचीत करता था, सिपाहियों से, उनसे भी बातचीत, अफसरों से भी बातचीत कर। मैं आपको ये बता दूं कि उस दौरान में जो हमारी लड़ाई इतनी देर चलती रही, उस दौरान में मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि सर ये काम नहीं हो सकता। उन्होंने हमेशा मुझे बोला आप फिक्र नहीं करो जी, ये हो जाएगा, हम करेंगे। तो जब आपके पास ऐसे सेनाएं हों, बिल्कुल, तो क्यों नहीं गर्व होगा। तो आज तक मुझे वो अपनी सेना के ऊपर बहुत गर्व है। हाँ, बिल्कुल सर। मैंने तो मेरी उम्र मैं काफ़ी छोटा था उस वक्त में, तस्वीरों और वीडियोस के माध्यम से मैंने जितना देखा है, तो मैं यकीनी तौर पर यह कह सकता हूं कि स्थिति बिल्कुल वैसी थी जितनी ऐशो आराम की ज़िंदगी आज आदमी नॉर्मल सिविलियंस जी रहा होता है, वो आज भी नहीं है सरहदों पर। लेकिन सरहदों पर पहले के मुकाबले बहुत सहूलियतें आई हैं। पहले तो जिस तरीके के आप बंकर्स में जवानों को रहना पड़ता था, वहां सांस लेकर सरवाइव करना पूरी रात भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। और वो सिर्फ जो है, जो हम कहते हैं कि नाम निशान पर सब कुछ निशावर कर देने का जो जज्बा था, वो बिल्कुल युद्ध के मैदान पर उनको मजबूती से खड़े नाम नमक निशान जो है ये एक हमारी प्राइड होती है अपनी रेजिमेंट के ऊपर। तो वो जो प्राइड है अपनी रेजिमेंट के ऊपर, चाहे वो इन्फेंट्री का था या आर्टिलरी का था या किसी और, सब में थी वो। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पूरी लड़ाई के दौरान में मैंने कभी कहीं नहीं देखा कि हमारे जवानों का मोराल नीचा हो या कहा। और मैं जैसे कह रहा था कि जब भी मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने हमेशा यही बोला कि आप फिक्र नहीं करो, ये हम करेंगे, हम करेंगे। और वही चीज़ें जो हैं, हमारे जो जवान कई शहीद भी हुए हैं, अफसर भी शहीद हो गए हैं, तो उनकी जो चिट्ठियाँ उन्होंने घरों में भेजी हैं, उसमें भी यही उन्होंने व्याख्यान किया है जी, कि आप फिक्र नहीं करो, हम ये करेंगे। चाहे वो सिपाही थे या मनोज पांडे जी, बिल्कुल, परमवीर चक्र, आपको मालूम है। हाँ, बिल्कुल सर। तो ये सब अभी भी मैं उनकी जब चिट्ठियाँ देखता हूँ जो उन्होंने अपने लास्ट वाली लेटर्स लिखी, उनमें सब में यही मैं देखता हूँ कि एक बड़ा निश्चय का भाव था कि हम ज़रूर करेंगे ये बात। और यही बात हमको बहुत गर्व। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, अगर हम मोर्चों की बात करें जो अलग अलग चोटियों पे लड़ी जा रही थी, आपके सामने लगातार ब्रीफिंग आती होगी कि यहाँ ये हालात हैं, यहाँ ये हालात हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि कौन सा मोर्चा आपको लग रहा था कि काफ़ी टफ है, फंसा हुआ है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमने अपना पूरा जो सेक्टर था वो 3 हिस्सों में बांटा हुआ था। बटालिक, खाकसर और द्रास का सेक्टर, और उसके साथ में सियाचिन के एरिया में भी लड़ाई थी। तो वो अलग सेक्टर था उसमें। और सबसे ज़्यादा हमको जो ख़तरनाक हमारे लिए था वो था एरिया द्रास का, तोलोलिंग का और .4875 का, क्योंकि वो वहाँ पर बैठे हुए ये लोग हमारी कॉन्वॉय को निशाना बनाते थे जी। तो सबसे पहला जो हमारा हुक्म यही था फ़ौज को भी कि तोलोलिंग से, तो जो पहला जो हमने मेजर एक ऑब्जेक्टिव कैप्चर किया वो तोलोलिंग था। और वो 14-15 जून तक लड़ाई लड़ी वहाँ पर। और वहाँ पर जब हमने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, उसके बाद में मुझे यकीन हो गया कि अब हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमको रोक नहीं सकेंगे पाकिस्तानी। तो सर, एक सवाल ये भी है इसको लेकर कि जो उनका प्लान था कि एक तरफ सामने से आने का और फिर पीछे से भी हमला करके एनेक्स करने की जो कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी लगातार, वो कब आप लोगों ने भाप लिया जिसके बाद आप लोगों ने ऑपरेशन और तेज किया सर? वो मैं समझता हूँ कि जून के पहले या दूसरे हफ्ते तक हमने वो भांप लिया था जी, क्योंकि उधर से भी लड़ाई चल रही थी। और मुझे शक था कि वो लोग
तुर्तुक से ऊपर आएंगे बटालिक की तरफ, तो उसके ऊपर हमने शुरू से ध्यान दिया था। और आपने मेजर सोनम वांगचुक का नाम देखा होगा, तो वो लोग मेजर सोनम वांगचुक के नीचे लद्दाख स्काउट थे। तो उन्होंने वो जो वहाँ पर पास था जो उनको क्रॉस करना पड़ता, सबसे जाकर पहले उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। जब उन्होंने वो पास को कब्ज़ा कर लिया तो उसके बाद में मुझे मालूम था कि ये लोग बाहर नहीं जा सकते उधर। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा बात ये भी बोलूँगा कि सियाचिन की तरफ जो 5660 हाइट थी एक, तो उसके ऊपर भी हमने कब्ज़ा कर दिया था जी, जिसमें उनका एक अफसर भी मरा जी, और कोई 11-12 जवान उनके शहीद हुए उधर परली तरफ, पर हमने वो कब्ज़ा कर लिया। तो 5660 जब हमने कब्ज़ा किया और ये पास के ऊपर जब हम आके बैठ गए तो फिर मुझे मालूम था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, तो तोलुलिंग की हमने बात की, 4785 की बात की, पॉइंट की, इसके अलावा भी हम बात करें अगर, तो चूँकि 2 महीने तक तकरीबन अगर हम कहें कि 2 महीने तक युद्ध चला, इतना लंबा वक्त तक युद्ध में सरवाइव करना, ये भी अपने आप में एक युद्ध कौशल का ही परिणाम हो सकता है। चूंकि ये हमें बात ज्ञात है, ऑफिशियल भी है कि हथियार उतने नहीं थे जितने होने चाहिए थे मानक के अनुरूप, तो उसको कैसे आप मैनेज कर रहे थे? क्योंकि ये तो मतलब कि आप ही डिसीजन मेकिंग बॉडी थे सेना की तरफ से, तो उसको किस तरीके से आप हैंडल कर रहे थे? देखो, ऐसी जब लड़ाई होती है तो हमको जगह जगह के ऊपर रिस्क लेने होते हैं जी। जहाँ पर हमको लगता है कि लड़ाई वहाँ पर ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, तो वहाँ से हम उठा के चीज़ें जो हैं आगे इधर भेज सकते हैं। तो इसी तरीके से उस वक़्त भी हमने कई आर्टिलरी यूनिट या उनका एमुनिशन या उनके और हथियार एयर डिफेंस के, ऐसी जो चीज़ वहाँ से उठा के इधर द्रास में या बटालिक में इस एरिया में भेजे। तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगेन ये तो हम भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह लड़ाई को देखते हुए कि कैसे चल रही है और आगे क्या हो सकता है, लेकिन जो बड़ी बात ये है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारे जवान हैं या अफसर हैं, उन्होंने जिस तरीके से वो 2.5 महीने तक लड़ाई लड़ी है, उसकी कदर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं, अब विक्रम बत्रा को ही देख लीजिए, उसने पहले एक कैप्चर की पीक, उसके बाद में फिर दोबारा उसकी पलटन को एक और ऑब्जेक्टिव दिया गया जिसमें वो शहीद हो गए। तो इस तरीके से जो भी यूनिटें थी, कई यूनिटों ने 2-2 बार 3-3 बार अटैक किए जगह के ऊपर जाकर जी। तो 18 ग्रेनेडियर्स जिन्होंने पहले हिस्सा लिया था तोलोलिंग की लड़ाई में और फिर बाद में उन्होंने जाकर टाइगर हिल पर कब्जा किया, तो वो जो है ऐसी जो हिम्मत दिखाना और ऐसे ही दृढ़ता के साथ में काम करना, ये हमारे जवानों की, हमारे पलटनों की खासियत है। बिल्कुल। और सर, मतलब हथियार को ना सिर्फ चलाना बल्कि समझदारी के साथ चलाना, ये जानते हुए कि हमारे पास कितना बैकअप है संभावित, उसका भी बहुत मुझे लगता है कि बखूबी इस्तेमाल किया गया इस दौरान। हाँ, उसकी कदर करनी पड़ेगी। जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स थे, बटालियन कमांडर, यूनिट कमांडर जो थे या कंपनी कमांडर थे, उसका श्रेय उनको जाता है। हम तो जो है ऊंची जो लॉजिस्टिक्स की बातें हैं उसके कर सकते हैं, लेकिन जो ज़मीन के ऊपर कभी कम हो जाता है, कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो उस चीज़ को देखना उनका काम हो जाता है, यूनिट कमांडर्स का। बिल्कुल। अच्छा सर, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस बातचीत में। ये जो पूरा युद्ध है, उस दौरान मतलब हमने फिल्मों में देखा है कि सेना के लोग, हालांकि मेरा ये मानना है निजी तौर पर कि सेना की बहुत जिस तरीके की डिसिप्लिन छवि है वो फिल्मों में नहीं दिखाई जाती है, लेकिन गुस्सा आता था आपको इस पूरे दरमियान? कभी गुस्सा आया मेज पर, कभी आपने हाथ मार दिया कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं? देखिए, ऐसे जो चीज़ें होती हैं, अगर किसी को जब गुस्सा भी आता है तो उसको आप पब्लिकली नहीं एक्सप्रेस कर सकते। जी बिल्कुल।
और ये हमने सीखा है और सिखलाई है हमारी कि जब आप सीनियर ऑफिसर बन जाओ तो अपनी इमोशंस जो हैं वो आप इस तरीके से जाहिर नहीं कर सकते। तो आपको शांति रहना पड़ेगा और उसी की वजह से आपके जो मोराल है जवानों का वो भी रहेगा। तो ये मेरा ट्रेनिंग कहिए, कर्तव्य कहिए, ड्यूटी कहिए, तो ऐसा मैंने कभी नहीं दिखलाया। चाहे मेरे मन में कुछ चीज़ें आती हों कि एक कमांडर ने काम ठीक नहीं किया है या उसने क्यों ऐसी गलती की है या ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको आप पब्लिकली नहीं जाहिर करते। आप एक्शन लेते हो उसके ऊपर, लेकिन पब्लिक में उसको नहीं चाहिए। अच्छा सर, तो एक सवाल निजी है आपसे। इस पूरे दरमियान आप भी अपने घर के संपर्क में रहे होंगे और मतलब आपको भी कम्युनिकेशन से जूझना पड़ता होगा, जवान भी जूझ रहे थे क्योंकि स्थितियां कैसी थी ये पूरे देश को मालूम है। घर पर आपके लोग आपसे उस वक्त क्या जानकारी हासिल कर रहे थे? उनके अंदर एक्साइटमेंट थी, चिंता थी सबको लेकर? क्योंकि आप जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे थे तो घर भी एक तरीके से पूरे सेना को अपना परिवार ही मानकर चल रहा होता है। देखिए, इसमें हमारी सेनाओं में जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफिसर्स का, वाइव्स एसोसिएशन, ठीक है ना, आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो इसी तरीके से नेवी का भी है और एयरफोर्स का है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि जो परिवार कैंटोनमेंट में होते हैं उनको उनकी देखभाल करना, उनसे मिलाप रखना, अगर उनको कोई तकलीफ़ है तो उन चीज़ों को देखना। और हम भी करते हैं, फ़ौज के जो भी कोई चीज़ जो है ऐसी चीज़ें उनकी मदद करते हैं, उन चीज़ों को कैंटोनमेंट में देखते रहते हैं जगह। जहाँ मेरा निजी सवाल है, अब वो जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो हर एक कमांडर में होती है लेकिन वो जाहिर नहीं कर सकता बाहर, तो उसको शांत स्वभाव दिखाना पड़ता है और धीरज से काम करना पड़ता है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जब वो स्ट्रेस थी तो आपने कैसे आपको, तो जब ये ऐसा स्ट्रेस का जब होता है मौका मिलता है, चाहे लड़ाई में था या पहले या बाद में, मैं इन 2-3 चीज़ों में बिलीव करता हूँ। पहली तो सभी जो हम लोग हैं कोई ना कोई भगवान मानते हैं जी, तो उसको याद करते हैं, यू नो। तो ज़रूरी नहीं है कि दिखा के, ज़रूरी नहीं है कि पर आप उस चीज़ को मानते हो, उसको चलते हो। दूसरा मैं समझता हूँ कि जो हमारी फैमिलीज़ हैं ना, उसके ऊपर काफ़ी वो कि आई कॉल देम स्ट्रेस बस्टर्स। यस। सो हमारी भी जो मेरी भी फैमिली थी, मेरी वाइफ या मेरे बच्चे, तो दे वर ऑल्सो, आई एम श्योर उनको भी स्ट्रेस तो रही होगी, लेकिन वो मुझे ऐसा कभी नहीं जाहिर नहीं होने देते थे और ना ही मेरे से कोई ऐसे सवाल करते थे जिसका मैं जवाब नहीं दे सकूं। तो उनको भी मालूम है कि कई चीज़ें जो हैं मैं जो कर रहा हूं तो वो उनको मैं नहीं बताऊंगा या उनसे मैं बातचीत नहीं करूंगा। तो उन्होंने भी कभी कोई सवाल नहीं किया, पूछने की कोशिश नहीं की जी। और तीसरा मैं एक बोलूँगा, तीसरा अपने जवानों के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। जो आपकी कमांड है उसके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए और मेरा भरोसा था अपनी फ़ौज के ऊपर। बिल्कुल, और नतीजा भी फिर उस भरोसे के मुकाबले हमें मिला। तो ये 3 चीज़ें जब आप देखेंगे तो उससे आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, हम आगे बढ़ेंगे। 26 जुलाई का वक्त पाकिस्तान सरेंडर करता है और भारत की जीत की एक तरीके से औपचारिक तौर पर घोषणा होती है। जब आपको ये आभास हो गया कि हम जीत गए अब और ये चीज़ खत्म हो जाएगी, अब ये क्या मनोभाव था आपका? और उस वक्त, उस जीत के बाद आपने जब अपने मताहत जो आपके ऑफिसर्स रहे होंगे उनसे आपने क्या कहा, उनको क्या कहा आपने? ये हमको जुलाई के पहले हफ्ते में मुझे यकीन था कि अब कुछ दिनों की बात है, हम लोग उसको कर सकेंगे। और फिर बाद में कोई 11 या 12 जुलाई के बाद में फिर पाकिस्तानियों ने बोला कि हमको हटने दो जहाँ जहाँ पर थे, और वो भी हमने उनको बोला कि
आप उसी प्लान से हटोगे जो हम बताएंगे तुमको। तो हमारे डीजीएम और उनके डीजीएमओ में बातचीत हुई, तो उनको उसी तरीके से, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि 2-3 जगह के ऊपर अभी वो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बैठे रहे। इतनी देर में हमारे इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि इलेक्शन होने हैं, क्योंकि अभी तक तो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इलेक्शन होने थे। तो बल्कि मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि हमारे से पूछा ही नहीं और आपने इलेक्शन के लिए बोल दिया। तो एक दफ़ा जब हम मीटिंग में बैठे थे तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से बोला, मैंने कहा मैंने तो नहीं बोला कि लड़ाई ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने बोला क्या बात है? मैंने कहा कि अभी वो 2-3 जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, वो वहाँ से हटे नहीं हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा फिर आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हम लड़ाई ख़त्म कर चुके हैं जब तक उसके ऊपर हमारा कब्ज़ा नहीं होता। तो उन्होंने उस वक़्त हमको बोला कि ठीक है आप जो कुछ करना है। फिर हमने अटैक किया 22 या 23 तारीख को जुलाई को, और जब अटैक करके उनको वहाँ से हमने खदेड़ा, वहाँ से निकाल दिया, फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को बोला कि अभी मैं बोल सकता हूँ कि जो आपने काम हमको दिया था हमने वो पूरा कर लिया है। और वो जो था फिर हमने उसके मुताबिक 26 जुलाई को हमने अनाउंस किया कि जो काम सरकार ने हमको फ़ौजों को दिया था, तीनों फ़ौजों को, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। और वो काम जो विजय, और उसी के मेरे ख्याल में उसी दिन या अगले दिन प्राइम मिनिस्टर फिर हमको आर्मी हेडक्वार्टर में ऑपरेशन रूम में उन्होंने हमारी सबको बुलाया जो सीनियर ऑफिसर्स थे और हमको शाबाशी दी और काफ़ी अच्छा था जो उन्होंने। उनका रिएक्शन देखकर आपको कैसा लगा? तसल्ली हुई, आफ्टर ऑल हम उनके नीचे काम कर रहे थे, क्योंकि लगातार जो है कई मौक़ों पर फ्रिक्शंस भी रहे इस नहीं, कोई खास फ्रिक्शन की बात नहीं होती है आपस में, हम बस विचारों का जो थोड़ा होता है कभी कभी। तो बट जिस दिन जो उन्होंने आके हमको सबको एक एक को हाथ मिला के शाबाशी दी ऑपरेशन रूम में, तो अच्छा लगा हमको भी कि गवर्नमेंट जो हमारी है, हमारे प्रधानमंत्री समझते हैं कि हमने अच्छा काम किया है। और उस वक़्त तक तो पूरी दुनिया में भी ये फैल गई थी कि उन्होंने भारतीय फ़ौजों ने अपना काम पूरा ठीक तरीके से कर दिया है। बिल्कुल सर, आगे बढ़ेंगे। परवेज़ मुशर्रफ, कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? लड़ाई के पहले या बाद में तो उस वक़्त तो नहीं हुई, लेकिन लड़ाई के बाद में मैं जब रिटायर हो चुका था, उसके बाद में, रिटायरमेंट के बाद में 2 बार ऐसा मौका हुआ जब इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव हुई थी। तो उसमें उनको भी बुलाया था और मुझे भी बुलाया था। तो एक दफ़ा तो वर्चुअल थी उनकी तरफ से, तो उस वक़्त बातचीत वर्चुअली हुई, और एक दफ़ा वो वहाँ पर दिल्ली में आए थे और मैं भी सामने बैठा हुआ था। तो थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए आँख मिला पा रहे थे वो आपसे? क्योंकि वो मतलब अंदर तो मैम सर डिफीट वाला जो वो था, और आपके अंदर तो कि हाँ अब बोलो, तुम आए तो थे चोरी छुपे, लेकिन अब बताओ जरा। नहीं मिला पाए, वो आँख नहीं मिला पाए, नहीं पिलाए। और दोनों बार जब मैंने सवाल किया या बातचीत की, तो दोनों दफ़ा वो आँख नहीं मिला पाए। बल्कि दूसरी बार तो वो कुछ झूठ बोल गए। तो उनको मैंने बोला कि आप झूठ बोल रहे हो, ये सही बात नहीं है। तो वो नहीं, ऐसा नहीं मिला कर। अच्छा, तो उनके झूठ को लेकर आपने कहा कि वो झूठ बोल रहे थे, उनके झूठ उन्होंने इतने बोल दिए कि आपको किताब तक लिखना पड़ गया कि उनके फैलाए हुए झूठों को काउंटर नहीं, उस वक्त जो दूसरी बात जब हमको हाथ मिलाने आए तो उन्होंने बोला मैं आपको पहले मिल चुका हूँ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं, गलत बात है, आप मुझे पहले कभी भी नहीं मिले। तो कहते नहीं, मैं श्रीलंका में आपको मिला था। मैंने कहा आप मुझे नहीं मिले थे, मेरे वाइस चीफ को मिले थे, क्योंकि मैं तो गया ही नहीं था वहाँ पर जी। तो लेकिन ये है कि अब देखिए आगे क्या कहना है। आपको मालूम है कि परवेज़ मुशर्रफ के साथ में क्या हुआ, अपने देश में क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्होंने एक किताब लिखी, बहुत झूठ लिखे, तो उसके ऊपर भी मेरी कमेंट्स हुई। और इन सब चीज़ों को
सही रखने के लिए ही, सही दिशा में देखने के लिए ही मैंने अपनी किताब लिखी, बिल्कुल, जो 2006 में रिलीज़ की थी, जी, कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। जी, तो उसके बाद में मैं आपको ये भी कह दूं कि पाकिस्तान में अभी भी मेरे काफ़ी प्रशंसक हैं। बिल्कुल, बड़ी इज़्ज़त के साथ में मेरे साथ में जब भी मैं मिला हूँ बाहर, तो वो लोग बड़ी इज़्ज़त के साथ में मिलते हैं, और बल्कि अपने उसी के बारे में ज़्यादा ख़राब बातें हैं, हमारे बारे में इतना, क्योंकि उन लोगों ने एक तरीके से धकेल दिया था उन्हें, और भारतीय सेनाओं का कभी ये मिजाज नहीं रहा है कि वो अतिक्रमण करे किसी के उसको लेकर। उन्होंने ही अभी किताबें लिखनी शुरू कर दी हैं, किस्से लिखने शुरू कर दिए हैं। अच्छा सर, बतौर पाकिस्तानी फौज किस तरह से देखते हैं उसको? आप इस तरफ से खड़े हैं और उनको कैसे देखते हैं? देखिए, उनके जो जवान हैं, सेना के जो जवान हैं उनके, या जो जूनियर लीडर्स हैं, उसकी वो हमारे जैसे हैं, कोई उनमें फ़र्क नहीं है। वो भी ऐसे ही लड़ाई में माहिर हैं, और डेडिकेशन है उनमें भी, ब्रेवरी है, सब कुछ है। उनके जो सीनियर अफसर हैं उनमें कमियां हैं, वो स्ट्रेटजिकली नहीं देख सकते दूर की। अब जो उन्होंने प्लान बनाया, मेरी तरफ से वो मैं समझता हूँ कि उनका अधूरा प्लान था। उन्होंने देखा नहीं अंत क्या होगा। जी बिल्कुल। अगर जो उन्होंने इस बात के ऊपर गौर किया होता कि इसका अंत कैसे होगा इस लड़ाई का, तो शायद लड़ाई करते ही नहीं वो। बिल्कुल। और वो कमी जो है, वो स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है उनका। और वो स्ट्रेटेजिक विजन जो हम बात करते हैं, वो सिर्फ मिलिट्री नहीं होता है, उसमें पॉलिटिक्स भी आती है जी। तो उन सब चीज़ों को देख के उसको करना पड़ता है। तो वो उनके मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो उनके सीनियर ऑफिसर्स में कमी है। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना अभी भी जिस तरीके की हरकतें करती रहती है, उस वक्त भी उसकी तरफ से ये हो ही रहा था। और जैसा कि आपने बताया कि सीनियर ऑफिसर्स और जो उनका जो नेतृत्व है, वो इस कारण से ऐसा होता है। कभी ऐसा ख्याल कभी आया बतौर जब आपके पास कमान थी कि इनको ऐसा सबक कभी सिखा दूं मैं कि चूँकि कैजुअलिटीज़ जब होती होंगी तो एक जवान भी वो जाना, वो आपके घर से जाना जैसा है। और सेना में किस तरीके से अपने जवानों को कनेक्ट किया जाता है, और जो भी लोग मतलब देखते हैं, जानते हैं उस सैन्य परिपाटी को, वो बखूबी समझते हैं उस चीज़ को। गुस्सा आता था कभी कि इनको ऐसा सबक सिखा दूंगा मैं कि? देखो, वही बात मैं कह रहा हूँ, गुस्सा आता भी था तो वो मैं जाहिर नहीं कर सकता था। लेकिन आपको मैं ये बताता हूँ कि मैंने किताब में भी ये लिखा है कि जिस दिन मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अभी उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि हमको जाने दो, तो मेरा पहला उनके साथ में यही था, मैंने कहा कि नहीं होना चाहिए ऐसा, हम नहीं जान उन्होंने हमारे इतनी कैजुअलिटीज़ की हैं, तो उनको थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। तो पहली बार जब उन्होंने बोला कि अब उनको जाने दें, ख़त्म करें लड़ाई, तो मैंने कहा नहीं। और तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, और मैं तो वो कह के आ गया कि नहीं होनी चाहिए, हम उनको थोड़ा और सबक सिखाएंगे। और उस वक़्त हमारे ताकत थी, मुझे भी मालूम था कि हम लोग कर सकते हैं ऐसी बात। दूसरी बार फिर उन्होंने बुलाया, उस दिन 3 मीटिंग हुई थी हमारी उनके घर में। दूसरी बार जब उन्होंने बोला तो फिर बोला कि देखिए इलेक्शन भी होने हैं, कैजुअलिटीज़ हो गई है, तो आप कितने दिन और? मैंने उनको बोला कि मुझे थोड़ा और समय चाहिए। तो फिर क्या कैजुअलिटीज़ होंगी? मैंने कहा लड़ाई में तो कैजुअलिटीज़ तो होंगी, अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि कैजुअलिटीज़ नहीं होंगी। तो वो 3 बार बातचीत करने के बाद में मैंने अपने दूसरे साथियों से भी, एयरफोर्स के चीफ और नेवल चीफ के साथ में भी बातचीत कर ये डिस्कशन किया। तीसरी बार जाके मैंने बोला कि ठीक है, जब हम पूरा कैप्चर कर लेते हैं तो फिर आप जाने देना। बिल्कुल। अच्छा सर, तो फिर मैं वो सवाल, चूँकि वो बहुत दिलचस्प वाक़या है, आपके भी मन में वो रहा कि हम सीमा के उस पार जा सकते थे ज़्यादा बेहतर सबक सिखाने के लिए।
इस तरह की परिस्थिति को अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन माने, पीओके जैसे इलाके को सेना को कंट्रोल करने में कितना वक्त लगेगा अगर ऑपरेशन खोले? बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया है जी, ठीक है, और उसके लिए जो है बहुत समय चाहिए और बहुत इक्विपमेंट, हथियार वगैरह चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो समय लगेगा ऐसी जगह के ऊपर कैप्चर करने के लिए, वो आजकल के जो इंटरनेशनल रिलेशन जो हालात हैं तो वो सरकार नहीं दे पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि सबको समझ है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, उनके पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, तो दुनिया ये नहीं चाहती कि हम दोनों इतनी देर तक लड़ाई करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आपने बोला कि अभी वो कारगिल की लड़ाई चाहे 2 महीने या 2.5 महीने चली, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा पीओके कैप्चर करने के लिए कितनी देर लगी लड़ाई लगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस जो हैं वो उसके मुताबिक जो है वो डिफरेंट हैं, क्योंकि उसके लिए हमको समय चाहिए, हथियार चाहिए और काफ़ी देर तक लड़ाई लड़ेगी। और मैं नहीं समझता हूँ कि शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है हमको इतनी देर तक लड़ाई करने देगी। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक सवाल कारगिल युद्ध पर वापस लौटकर मैं पूछूंगा आपसे। चाइना को लेकर भी कुछ थॉट था आप उस वक्त आप लोगों के दिमाग में कि हमको उसको लेकर भी बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि नेचुरल एलाई जो है दो वैसे देश जो बहुत अतिक्रमण करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान और चीन दोनों। नहीं, हमने अपने जवानों को वहाँ से हटाया नहीं जी। जो चाइना बॉर्डर के ऊपर लोग थे हमारे, वो वहीं पर ही डटे रहे और उनको भी मालूम था। कई बार पेट्रोलिंग एक दूसरे के आमने सामने होती थी हमारी उस समय, तो चाइना का जो फैक्टर है वो हमारे प्लानिंग में था। उस दौरान चाइना की तरफ से, चाइना की सेना की तरफ से कोई अटेम्प्ट कुछ कई जगह के ऊपर उन्होंने पेट्रोलिंग के साथ में दिखाने की कोशिश की कि हम अंदर आ सकते, लेकिन हमारी फौजें तैयार थी और उनको ज़्यादा उन्होंने इतनी कोशिश नहीं की। हाँ, क्योंकि ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि उन्हें मालूम था कि जहां वो जिसको वो बैकअप देना चाह रहे हैं वो खुद उतने देर टिकेगा नहीं और वो इंडल्ज ज़्यादा फिर हो जाएंगे। दूसरी बात ये भी थी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन में हमने देखी कि चाइना को भी नहीं अच्छा लगा था कि इन्होंने जो हरकत की है जी, वो भी पाकिस्तान की हरकत से खुश नहीं थे। बिल्कुल, मैं 1999 की बात कर रहा हूँ। तो वो जो है, अगर आप उस समय के इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें तो ये भी जाहिर है कि उन्होंने चाहे हमें बहुत ज़्यादा हमारे साथ में दोस्ती नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को भी ये दिखाया। आपको याद होगा कि जब वो लोग ज़्यादा दबाव में आ गए पाकिस्तान, तो सबसे पहले पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वो बीजिंग में गया जी, चाइना में गया जी, पर चाइना ने उनको कोई मदद नहीं दी जी, क्योंकि उसको वहाँ से मदद नहीं मिली। उसके बाद में वो यूएसए में गया जी, और यूएस के अपने मतलब रहे शुरुआती तौर में बिल्कुल पाकिस्तान से। बतौर सेना अध्यक्ष रहे सर आप, अमेरिका का जो रवैया जिस तरीके से शुरुआती दौर में रहा और अब हम जिस तरीके से अमेरिका को देख रहे हैं भारत को लेकर, क्या देखते हैं आप जब उसका क्या कंपैरिजन कोई ड्रॉ करते हैं, उसे कैसे देखते हैं? एक मतलबी नेशन के तौर पर आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं? हालात जो थे उस वक्त के और अब के बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल। 1998 में 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो उसके बाद में अमेरिका ने हमारे ऊपर सब सैंक्शन कर दी थी। बिल्कुल। हमारा कोई डिफेंस का मिलाप नहीं था, इकोनॉमिक मिलाप नहीं था, बल्कि हमको उन्होंने रोग नेशन बना दिया जी। जैसे हमने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है दुनिया के अंदर। बिल्कुल। तो हम लोग वो लड़ाई जो थी ऐसे समय में कर रहे थे और कोई उम्मीद नहीं थी हमको उनसे, ना ही कोई उन्होंने दिखाई। जो पहले इंटेलिजेंस जो उनके पास था उन्होंने हमारे साथ भी शेयर नहीं किया।
जो उनको मालूम था कि पाकिस्तान की फ़ौजें क्या क्या कर रही हैं, उन्होंने हमको तो नहीं बताया। तो वो हालात बिल्कुल अलग थे। अब के हालात जो हैं इस वक्त के, वो अलग हैं। तो ना ही उन्होंने हमको मदद दी और ना ही मैं आपको कह सकता हूं कि हमको उनसे कोई उम्मीद थी। बिल्कुल। और इस तरह के भी ख्याल थे कि क्या पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन मिल सकता है नहीं, हथियारों के जरिए? नहीं, नहीं, वो ना उन्होंने की, क्योंकि पाकिस्तान ने भी तो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो वो भी रोग नेशन, जी, तो वो दोनों ही रोग नेशन बने हुए थे। बिल्कुल। और पाकिस्तान में चूंकि अमेरिका का उस वक्त इंटरेस्ट रहा, वो उसके दूसरे कारणों के कारण, तो वो इसलिए उस तरफ से बैटिंग करता हुआ दिखाया। सर, कुछ निजी सवाल हैं अब मेरे पास आपको लेकर। कब सोचा था आपने कि सेना में शामिल होंगे? जब मैं स्कूल में था, 9वीं 10वीं में पढ़ता था, तो वो 9वीं में ही मैं कह सकता हूँ कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं। जी। लेकिन जब मैं 10th क्लास में आया तो उस वक़्त ये दिमाग में आया कि मुझे एनडीए जाना चाहिए। तो वो 10वीं क्लास का जो एग्ज़ाम था वो भी और एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दोनों मैंने साथ साथ में दिए। अच्छा। और एनडीए के एग्ज़ाम में पास हो गया, इंटरव्यू में पास हो गया, तो वो 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट के साथ में मैं एनडीए में पहुंच गया। तो सर, कैसे ख्याल आया? क्या किसी ने बताया आपको कि एनडीए एक रास्ता है आप सेना में जाने का, या कोई घटना है उसके पीछे जिसने आपको मोटिवेट किया? हमारे पहली तो बात है कि मैं बोलूँगा हमारे रिश्तेदारों में कई फ़ौज में रह चुके हैं जी। तो हमारे रिश्तेदार उस ऐसी बात नहीं कि हम लोग बिल्कुल ही अनजान थे फ़ौज के बारे में। हमको मालूम था। एंड काफ़ी हमारे नज़दीकी रिश्तेदार रह चुके हैं उसमें। और दूसरी बात ये थी कि उन दिनों में स्कूलों में जो थे, हम जब पढ़ते थे, तो देखिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जितनी आजकल हैं जी। कौन सा साल रहा सर? 1954-55 की मैं बात कर रहा हूँ जी। 1955 में मैं एग्ज़ाम दे के और इम्तिहान दे के मैं एनडीए में चला गया था, जून जुलाई में। तो वो उस वक़्त तो क्या होता था, या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या सिविल सर्विस में जाओ और फौज में जाओ, यही होते थे जी। और ये बाकी अपॉर्चुनिटीज़ तो अभी जो हमें है, तो उन सबको देख। पेरेंट्स को जब फैसला आपने बताया होगा अपना, सहमति से फॉर्म भरा था या आपने नहीं, या कन्विंस करना पड़ा था आपको? नहीं, कोई ख़ास नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैंने बताया फैमिली में हमारे जान पहचान। अच्छा सर, तो यकीनी तौर पर कि कोई नहीं सोचता है कि वो देश के सर्वोच्च सैन्य नेतृत्व को हासिल कर लेगा दाखिले के वक्त। आपके मन में क्या ख्वाहिशें थी जब आप सेना में दाखिल हुए? ऐसा कभी भी नहीं किसी के दिमाग में आता। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपना काम करते जाइए, हाँ ठीक है, सही काम करते जाइए, तो जो बाद में कुछ किस्मत होती है, कुछ आपका काम होता है जी बिल्कुल, उन सब चीज़ों को देखते हुए आप पहुंच पाते हो। लेकिन मेरा हमेशा यकीन यही रहा है कि एक एक कदम करके चलो। एक कदम जो है, जो आपने लिया है, उसको सही करो, उसको ठीक करो, तो अपने आप आपको दूसरे कदम की जगह मिल जाएगी जी। तो इस तरीके से आप चलें तो मौका आपको मिल सकता है। एनडीए में दाखिला हो गया आपका, उसके बाद आप कमीशन्ड हुए, तो उसके बाद कैसे कैसे आप आगे बढ़े? वो पलटन में ज्वाइन किया जी। और मैंने जैसे बोला एक एक कदम होता है जी। तो जहाँ पर मौका मिला वहाँ पर ठीक काम किया, चाहे वो कोर्सेज थे, हमारे मिलिट्री कोर्सेज होते हैं बिल्कुल, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे मेरा वो रहा। हाँ। और हर साल आपको मालूम है एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाती है जी अफसरों के ऊपर जी बिल्कुल, तो सही रहा होगा तभी तो बिल्कुल मौका मिला आगे जाने का। सर 71 के वक्त आप कहाँ थे उस वक्त? 1971 के वक्त मैं पलटन में था और मेरी पलटन जो थी उस वक्त मैं मेजर था। तो हम लोग मिज़ोरम में थे। तो मिज़ोरम से हम पहले चले ईस्ट पाकिस्तान की तरफ जी, बांग्लादेश जो बाद में बना, तो हमको वहाँ पर लेके गए ट्रेन में। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो वो चीन ने कामेंग सेक्टर में कुछ हरकतें शुरू कर दी। तो
बल्कि हमको बोला वहाँ से कि आप हट के आप उधर कामेंग सेक्टर में जाओ। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में। तो फिर हम लोग वहाँ पर, तो बाकी जो समय था हमारा वो बांग्लादेश में नहीं, जो पाकिस्तान में नहीं हो, उधर लगा रहा। हम लोग, मेरी पूरी पलटन जो थी वो कामेंग सेक्टर में डिप्लॉयड थी। बिल्कुल। अच्छा सर, तो ये पहला मौका था जब सेना बिल्कुल आगे बढ़ती है और एक देश को एनेक्स करती है वो एक तरीके से, और पाकिस्तान बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है जिस तरीके का ऑपरेशन हुआ। आप उस वक्त मेजर रैंक पे थे, उत्साहित तो काफ़ी हुए होंगे आप, आपको भी लगा होगा कि काश मुझे भी वहाँ भेज दिया जाता तो। बिल्कुल, वो तो होता है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ से चले तो हमारा तो यही था कि हमारी कल्पनाओं ने रूप ले लिया होगा कुछ। हाँ, कि भाई हमको भी मौका मिलेगा लड़ाई में अंदर जाने का। ये लड़ाई में क्या होता है ये तो कोई जी बिल्कुल समझ, मतलब जो कोई कह नहीं सकता। तो लेकिन हम जब हमको फिर बोला गया कि नहीं आप उधर कामेंग की तरफ जाओ, तो वो थोड़ा लगा कि हमको क्यों भेज रहे हैं। लेकिन फिर जाके वही ड्यूटी हमको कामेंग सेक्टर में करी। हो सकता है क्योंकि हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, इसलिए चीन ने कोई हरकत नहीं की। चीन ने हरकत नहीं की। मैं खुद अपने आप उस फ्रंट पोस्ट पे था, कई बार मैं वहाँ पर रह के आया कामेंग सेक्टर में, बुमला के एरिया के अंदर। तो लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इधर वाली जो लड़ाई थी उसमें हमको मौका नहीं मिला। तो सर जब खबर आई, आप लोगों के पास जानकारी आई होगी कि भारतीय सेना ने ऐसा किया है कि अब एक बांग्लादेश जो है अब वो अस्तित्व में आ गया है और पाकिस्तान जो है वो 2 टुकड़ों में बंट चुका है, कैसा माहौल, कुछ याद है आपको उस वक्त का माहौल आपकी टुकड़ी का? ऐसे जो होता है सबको बहुत खुशी होती है, ठीक है कि नहीं, और बहुत खुशी होती है। और सिर्फ देश को तो ही खुशी नहीं होती है, देश खुशी मना सकता है, लेकिन हम लोग जहाँ पर बैठे होते हैं इतना तो हम नहीं मना सकते। जी बिल्कुल। लेकिन मन में तो सबको बहुत खुशी होती है, चाहे हम लोग वहीं पर ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब ये अनाउंस किया गया 16 दिसंबर या ऐसे, तो बहुत खुशी हुई हमको भी। अच्छा सर, वापस 99 की बात करूँगा, चूँकि ये बहुत निजी है वैसे। आप जब बिल्कुल कमान लेकर बढ़े आगे कि अब तो हमें युद्ध में जाना है, क्या कभी वो डर भी आया मन में कि सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, पूरे सेना की जिम्मेदारी, जवाबदेही देश को मुझे जवाब देना पड़ेगा, उस तरह के ख्याल आते थे आपके? वो ख्याल हमेशा रहता है। वो जो ख्याल है जी, आप बाहर जाहिर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको जो ख्याल है कि वो जिम्मेवारी जो आपके ऊपर है वो हमेशा रहती है। आप जो भी कदम उठाते हो तो उसको ख्याल रहता है कि अगर मैंने कोई गलती कर दी और जिससे हमको नुकसान हो जाएगा तो सबसे पहले मेरी गर्दन जाएगी। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है, बड़ी बात है कि फौज का नेतृत्व कर रहे हो आप, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। बिल्कुल। तो नेचुरली वो ख्याल तो आता ही है। बिल्कुल सर। सर बिल्कुल, अब एक आध और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा इस पर कि एक तो कारगिल युद्ध को लेकर मेरा एक आखिरी इस पर सवाल ये है कि जिस तरीके से पूरा युद्ध लड़ा गया और जिस तरीके की हमने कौशल हमारे जवानों ने युद्ध कौशल दिखाया, दुनिया के किसी भी देश में आप ये पाते हैं ऐसा कौशल जिनकी सेनाओं के पास? हालांकि सभी देश की सेनाओं का सम्मान है हमारा, क्योंकि हर सैनिक अपने देश के लिए खड़ा होता है, लेकिन ये जो कौशलता है हमारे जवानों के अंदर, वो क्यों पाते हैं आप इतना कि ये इतना बलशाली है, ये जो इतना कमिटमेंट है हमारे देश के जवानों का, इसके पीछे का कारण क्या? यही बात जो है, कमिटमेंट, डेडिकेशन, जो चीज़ें हैं, और जिस तरीके से हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी, खासकर कारगिल की, जिस हालात में उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैंने नहीं देखी ऐसी चीज़ें कहीं और। सर तस्वीरों में मिलिट्री हिस्ट्री जो है मैंने काफ़ी पढ़ी हुई है। बिल्कुल। लेकिन इस हालात में जिस तरीके से हमारे जवानों ने, और मैं उस लड़ाई के बाद में जब मैं कई देशों में गया तो वो लोग मेरे से सवाल करते थे और हमेशा ही यही पूछते थे कि आपने कैसे किया वो, कैसे हो गया वो,
क्यों, यही सवाल हमारा भी है सर, क्योंकि तस्वीरों में जब हम देखते हैं तोलोलिंग की तरफ, हम टाइगर हिल को देखते हैं, इंसान का खड़ा रहना मुश्किल है। तो वही उसका सब श्रेय जो है हमारे जवानों के ऊपर या हमारे लीडर्स के ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर जाता है। वो मैंने नहीं लड़ाई लड़ी, मैंने तो कोई बंदूक नहीं चलाई, लेकिन इन लोगों ने जो किया तो वो सारा श्रेय जाता है। और उसी की वजह से मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो फौज में जो ऐसी डेडिकेशन है, ऐसा वेलर है, ऐसा एक देशभक्ति की भावना है, वो एक अद्भुत है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए हमको सबको गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। ना सिर्फ मेरे जैसे लोग जो फौज में रह चुके हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारी पूरी जनता को उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। अच्छा सर, चूंकि आपके से बेहतर एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं रहा पूरे युद्ध के नेतृत्व का, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आने वाले वक्त में देश को किस तरह की तैयारी सैन्य शक्ति को लेकर रखनी चाहिए, चूंकि हम देख रहे हैं लगातार कि एक तरफ चीन से, चाइना से फ्रिक्शन है। इस वक्त यकीनन तौर पर थोड़ी बहुत शांति है पाकिस्तान के क्षेत्र की तरफ से, लेकिन आतंकवादी गतिविधि में जबरदस्त तरीके से वहां से वो कोशिश की जा रही है, घुसपैठ कराया जा रहा है। लेकिन सैन्य स्तर पर जो है एक तरीके से नरमी बरतने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान अपने हालातों में फंसा हुआ है। तो किस तरह की तैयारी भविष्य की रखनी चाहिए चाइना और पाकिस्तान को? पहली बात तो ये है कि आपने जैसे बताया कि चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ में हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ में हो, तो और हमारे ट्रुप्स आई बॉल टू आई बॉल बैठे हुए हैं, तो हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी भी अचानक लड़ाई शुरू हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। और इंटेलिजेंस उसमें हमेशा, सर्वेलेंस है, इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर निगाह रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुझे अपने जवानों के ऊपर अभी भी यकीन है, लेकिन जो हमारे में कमियां हैं हथियारों की और या एमुनिशन या ऐसी जो चीज़ें हैं, उसको हमको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। बिल्कुल। और जहाँ पर खासकर नॉर्दर्न सेक्टर में LAC के साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सड़कें नहीं हैं और कई पुल नहीं हैं, या उन चीज़ों को हमको कंप्लीट करना चाहिए ताकि हम जो लड़ाई होती है तो उनका पूरा इस्तेमाल कर सकें। तो हालात जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं सिक्योरिटी की तरफ से देखा जाए। पाकिस्तान तो चाहे वो इस वक्त LOC के ऊपर ज़्यादा नहीं, लेकिन घुसपैठ तो अभी भी हो रही है। तो ऐसे हालात में हमको हमेशा ना सिर्फ अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन हर किस्म की तैयारी रखनी चाहिए, चाहे वो इक्विपमेंट है, वेपनाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, या हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं। लगातार ये बात भारत में भी आवाज़ उठाई जाती रहती है कि भारत चीन सीमा को कहने की जगह भारत तिब्बत सीमा कही जानी चाहिए। आप भी उस पर? हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को। बिल्कुल। कि जब हम समझते हैं कि तिब्बत जो है वो एक चीन का हिस्सा नहीं था और सुवेरेनिटी वगैरह दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन ठीक बात, जिस तरीके से चीन ने बिहेव किया है या कर रहा है जी, तो मैं समझता हूँ कि वो सही होगा कि अगर हम चीन के बजाय तिब्बत का इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आखिर में मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा सर कि अगर आप देश के जवानों को करगिल विजय दिवस के मौके पर अगर आप अपनी, सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी फ़ौजों को और ख़ासकर उन जवानों को जिन्होंने हिस्सा लिया था, चाहे वो रिटायर्ड हो चुके हैं, वेटरन बन चुके हैं या फ़ौज के अंदर हैं, उन सबको कारगिल विजय दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दूसरा मैं ये बोलूँगा, जो हमारे अफसर जवान सीमा पर बैठे हुए हैं, कि आप तगड़े रहो और अपना डेडिकेशन उसी तरीके से दिखाओ जैसे हमने 1999 में लड़ाई लड़ी कारगिल की। और आपके ऊपर बहुत ज़िम्मेवारी है और मुझे पूरा उम्मीद है
और मुझे विश्वास है कि आप उस जिम्मेवारी को पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से निभाओगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप ये सुन रहे थे भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल विपिन मलिक साहब को, और उन्होंने जिस तरीके से बात रखी, चीजें बताई, यकीनन आज का जो युवा पीढ़ी है वो इससे सबक लेगा, प्रेरित होगा और मां भारती की सेवा के लिए आगे खड़ा होगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।